ड्रग्स की। ड्रग्स जो थी उनमें से एक क्लास थी हमारे पास एडिक्टिव ड्रग्स की। अब एडिक्टिव ड्रग्स हम किन्हें कह रहे थे? दैट मेक डिपेंडेंट जो अपने ऊपर इन्हिसार करने वाला बना लेती हैं, बंदा आदी हो जाता है इनको। अब इस कैटेगरी में कौन कौन सी ड्रग्स हमारे पास फॉल करती हैं? नंबर 1, सिडेटिव्स। सिडेटिव्स कैसे फंक्शन करती हैं? दे डिप्रेस ओवर मेंटल एक्टिविटीज। ये हमारी दिमागी एक्टिविटीज़ को डिप्रेस कर देती हैं, नर्वस एक्टिविटीज़ को डिप्रेस कर देती हैं। हमारे दिमाग के फंक्शन या नर्वस फंक्शंस जो हैं उनको स्लो कर देती हैं। दे स्लोज डाउन नर्व इम्पल्सेस। अब उससे क्या होता है? किसी भी चीज़ का एहसास जो है वो कम होना शुरू हो जाता है। सेडेटिव ड्रग्स इंड्यूस डिजीनेस, लेथार्जी। इनसे हमें चक्कर आते, हमें थकावट सी महसूस होती रहती है, स्लो ब्रेन फंक्शन एंड डिप्रेशन। अब ये हम बात करें सिडेटिव्स की। बेटे अगर इनको लंबा अरसा इस्तेमाल किया जाए, दे प्रोड्यूसेस सुसाइडल थॉट्स। खुदकुशी करने को दिल करता है। इस हद तक ये खतरनाक है। इस हद तक आपकी मेंटल इलनेस का ये बाइस बनती हैं सिडेटिव ड्रग्स। नंबर 2, दे आर नारकोटिक्स। नारकोटिक्स बेसिकली क्या है? दे आर पेन किलर्स। ये बेसिकली क्या होती हैं बेटे? पेन किलर्स होती हैं, राफे दर्द अद्वियात है। अब अमूमन इनको दिया जाता है इन कंजंक्शन विद लेस पोटेंट पेन किलर्स। लाइक पैरासीटामोल, एस्प्रिन, जो सिंथेटिक ड्रग्स हैं, ये उनके साथ मिला के दी जाती हैं। अब चूंकि ये स्ट्रॉन्ग पेन किलर्स हैं, इसलिए इनको कैंसर के पेशेंट्स को जिनको दर्द होता है उसमें दी जाती हैं। एंड आल्सो इन अक्यूट पेन्स। और वो कब होती हैं? आफ्टर सर्जरी, जब ऑपरेशन होता है, सर्जरी होती है, उसके बाद होने वाली दर्द, उनके लिए ये इस्तेमाल होती हैं। बट सम पीपल मे अब्यूज नारकोटिक फॉर इकेस्टिक इफेक्ट्स। लेकिन कुछ लोग इन नारकोटिक्स को मंशियात के तौर पर इस्तेमाल करते हैं।
इनके असरात की वजह से इनको इस्तेमाल करते हैं। अब वो कैसे, जैसे हमने एक ड्रग पढ़ी थी मॉर्फिन, मॉर्फिन हम किससे हासिल कर रहे थे? फ्रॉम द फ्लावर्स ऑफ ओपियम पोपी प्लांट। अब ये पौधों से हासिल होने वाली, प्लांट सोर्स से हासिल होने वाली मेडिसिन है। अब मॉर्फिन जो है इट इंटरेक्ट विद नर्वस सिस्टम, ये हमारे नर्वस सिस्टम के साथ इंटरेक्ट करती है, खलल डालती है। किस लिए? टू रिड्यूस पेन, ताकि उस दर्द की जो शिद्दत है वो कम महसूस हो। हमारे नर्वस सिस्टम को डिस्टर्ब करती है जाके। अब इसका जो आम एक अब्यूज़ है, बुराई है, वो हेरोइन की सूरत में। इस मॉर्फिन से सेमी सिंथेटिक तरीक़ेकार हासिल इन्हें पौधों से कर लिया गया, मॉडिफिकेशन इनकी लैब्स में कर ली गई, तो फिर हेरोइन में तब्दील कर लिया जाता है। और हेरोइन आपको पता है कि एक नशा है। इट इफेक्ट्स ऑन सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड काजेज ड्राउजीनेस। हवास बाख्ता कर देती है बंदे, होश नहीं रहता बंदे। यूनियन लेबोरेटरी एंड डायग्नोस्टिक सेंटर। अब आपको किसी भी किस्म के टेस्ट के लिए लाहौर, मुल्तान, कराची या किसी भी बड़े शहर जाने की जरूरत नहीं। अब मियां चन्नू में ही वही मयार आपकी दहलीज पर मुयस्सर है। लेबोरेटरी की नुमायां खसूसियात, जदीद मशीनरी, स्टेरिलाइज्ड और कुशादा माहौल, कैलिब्रीन और क्वालिटी कंट्रोल, आला तालीम याफ्ता और मुस्तनद पैथोलॉजिस्ट और लैब टेक्नोलॉजिस्ट की ज़ेरे निगरानी, जहां पर शुगर, गुर्दे, जिगर, दिल, कोलेस्ट्रॉल, पितना, पेशाब, हेपेटाइटिस, यरकान, औरतों और मर्दों की पोशीदा अमराज से मुतल्लिका तमाम टेस्ट इंतहाई मुनासिब फीस में किए जाते हैं। बैरून मुल्क जाने के लिए आर्जी मेडिकल टेस्ट के लिए तशरीफ लाएं। घर से सैंपल कलेक्शन की सहूलत भी दस्तयाब है। जदीद तरीन पैथोलॉजी लैब को दुनिया के बेहतरीन आलात से आरास्ता किया गया है। यहाँ पे तकरीबन लेटेस्ट इक्विपमेंट पैथोलॉजी के सारे हैं। यहाँ पे ये है कि एक्यूट इमरजेंसी में जो भी चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं कार्डियक सर्जरी में, उसके अलावा बाकी कोई एक्सीडेंटल केस ऐसे हैं उनकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक सारी चीज़ें यहाँ पे हैं। बेसिक जो हमारे टेस्ट हैं, उनके अलावा स्पेशल टेस्ट, हार्मोन एनालिसिस, उसके बाद इनके ट्यूमर माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट, तो तकरीबन सब फील्डों को यहाँ पे कवर कर। यूनियन लेबोरेटरी एंड डायग्नोस्टिक सेंटर, महर मोहम्मद नईम, लेबोरेटरी मैनेजर, बायोकेमिस्ट, लैब टेक्नोलॉजिस्ट, एमएससी बायोकेमिस्ट्री, यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद, बीएससी मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी, शेख ज़ायद हॉस्पिटल, पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर। उसको सुपरवाइज करते हैं और हमारी जो इक्विपमेंट है लैब में वो सेकंड टू नन, टॉप क्लास। फोन 065-266-2586, 0334557586। होश नहीं रहता बंदे को। तो ये एक एग्जाम्पल है नारकोटिक्स की, जो कि एक सेमी सिंथेटिक ड्रग है और ड्रोजीनेस काज करती है। नेक्स्ट कैटेगरी हमारे पास एडिक्टिव ड्रग्स की, दैट आर हेलोसिनोजेंस।
अब हेलोसिनोजेंस कैसे काम करती हैं? दैट काजेज चेंजेस इन द परसेप्शन, थॉट, इमोशन एंड कॉन्शियसनेस। दैट काजेज चेंजेस किस किस में बेटे? थॉट्स, सोचें बदल देती है, परसेप्शन, इमोशंस एंड कॉन्शियसनेस। एहसास, जज्बात, महसूसात और सोच, ये उनमें तब्दीलियां पैदा कर देती हैं। द ग्रुप includes mesacilline which comes from cactus and psilocybin। अब इस ग्रुप में कौन कौन सी है? mesacilline, mescaline भी कह देते हैं इसे, और psilocybin। अब ये जो मेस्कलाइन है या साइलोसिन जो है, ये मशरूम से हासिल की जाती हैं। मशरूम फंजाई की किस्म है। ये किन से हासिल की जाती हैं? मशरूम से। और मशरूम जो है ये क्या है? फंजाई की एक किस्म है। फिजियोलॉजिकली हेलोसिनोजेंस इफेक्ट ऑन द सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। आम तौर पे इनका काम क्या है? दे एक्ट ऑन सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। और आपको याद होगा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है वो हमें इमरजेंसी सिचुएशन के लिए तैयार करता था। मतलब वो हमारे जिस्म में वो तब्दीलियां लाता था जो कि इमरजेंसी सिचुएशन में रिक्वायर्ड थी। डाइजेस्टिव सिस्टम को सप्लाई कम कर दी, हमारे प्यूपल जो हैं वो डायलेट कर गए, हमारे स्केलेटल मसल्स को सप्लाई जो है ब्लड सप्लाई वो बढ़ गई, आपका रेस्पिरेशन रेट बढ़ गया, सांस जो है वो तेज़ी से आना शुरू हो गया। अब इन मेडिसिन के यूजेस से, इन ड्रग्स के यूजेस से आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है। मैरिजुआना इसकी एग्जाम्पल है, हशीश जिसे हम कहते हैं। मैरिजुआना या हशीश, इट इज स्मोक्ड। इससे सिगरेट की तरह पिया जाता है। इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द फ्लावर्स, स्टेम एंड लीव्स ऑफ मैरिजुआना प्लांट, कैनाबस सैटिवा एंड कैनाबस इंडिका। ये जो आपकी मैरिजुआना है ये हासिल की जाती है बेटे किन पौधों से? कैनाबस सैटिवा और कैनाबस इंडिका। ये उसका स्टेम हो सकता है, उसकी ब्रांचेस हो सकती हैं, उसके लीव्स हो सकते हैं, उनके फ्लावर्स हो सकते हैं। स्मॉल डोजेज ऑफ मैरिजुआना रिजल्ट्स इन फीलिंग वेल बीइंग। थोड़ी मिकदार में इस्तेमाल की जाए तो ऐसा लगता है कि हम पहले से बेहतर हो गए, और ये कंडीशन रहती है 2 से 3 घंटों तक। चर्स जिसे हम कहते हैं। हाई डोजेज इंक्रीजेज हार्ट रेट। अगर इसकी ज़्यादा डोज ली जाती है हाई डोजेज इंक्रीजेज हार्ट रेट, मतलब आपका दिल तेजी से धड़कना शुरू हो जाता है। इट आल्सो इफेक्ट्स द प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म्स इन द मैन। और डिसएडवांटेज क्या है?
मैं लिखूंगा कि इट डिस्ट्रॉय, सिर्फ इफेक्ट नहीं करती, डिस्ट्रॉय द प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म्स, also weakens the short term memory. शॉर्ट टर्म मेमोरी, थोड़ी देर पहले क्या हुआ था, ये उसको भी खत्म कर देती है। अब जो हमने इसमें एक लाइन पढ़ी कि थोड़ी डोजेज इट गिव्स द इफेक्ट ऑफ वेल बीइंग एंड इट लास्ट फॉर 2 to 3 आवर्स, ये भी कोई इसकी खूबी नहीं है। दीज आर ऑल एडिक्टिव ड्रग्स, ये अपना आदी बनाती हैं। इनमें से कोई भी ड्रग ऐसी नहीं है कि जिसको हम लंबा अरसा इस्तेमाल करेंगे और हम ठीक रहेंगे। पहली कैटेगरी जो हमने पढ़ी कि ये हमारी मेंटल एक्टिविटीज़ को डिप्रेस करती हैं, स्लो करती हैं और अल्टीमेटली सुसाइडल थॉट्स पैदा कर देती हैं, इंसान खुदकुशी की तरफ जाता है। दूसरी जो हमने पढ़ी वो पेन किलर है, इन कंजंक्शन इस्तेमाल की जाती हैं विद लेस पोटेंट पेन किलर्स, कैंसर और एक्यूट पेन्स में रिलीफ के लिए इस्तेमाल होती हैं, बट उनके इफ़ेक्ट्स क्या हैं, ये ड्रोजीनेस काज करती है, ऊँघना, ऊँघता नहीं रहता इंसान। आपने नशाई लोग देखे नहीं जो इंजेक्शन इस्तेमाल करते हैं, वो खुदा ना खास्ता जब उस कंडीशन में होते हैं तो वो बैठे ऊँघ रहे होते हैं, कोई पुरसाने हाल होता है उनका, उनको अपनी भी खबर नहीं, अनकॉन्शियस तो वो हो ही गए, और फिर इन्हीं की ओवरडोजेज जो है वो उनको ले डूबती है। अब ये जो तीसरी कैटेगरी है, इन्होंने हमारे एहसासात बदल के रख दिए, हमारी सोच बदल के रख दी, हमारा हवास जो हैं वो ख़त्म हो चुके। तो अब वो बंदा किसी काम का है, और इसकी एग्जाम्पल हशीश जो है, मैरिजुआना, किन से हासिल की जा रही है, कैनबिस सैटिवा एंड कैनबिस इंडिका। ये उसके पत्ते, उसकी जड़ें, उसकी स्टेम, उसके फ्लावर्स किसी भी सूरत में हो सकते हैं। अब बेटे इन सारी बातों के, इन सारी ड्रग्स के इफेक्ट्स क्या है, सोशल इफेक्ट्स की बात करना चाह रहा हूं मैं। सोशली बेटे जो बंदा इनका आदी है वो एक सोशल स्टिग्मा के तौर पर मौजूद है, मुआशरा कबूल करता है उसे। सबसे पहली बात कि वो बंदा जब शुरू करेगा घर से चोरी शुरू करेगा, फिर घर वालों को बता के तो कोई नहीं करने लगा, और जब उस जैसे जैसे उसकी तलब बढ़ती चली जाएगी वो किस तरफ जाएगा, वो बाहर चोरियों की तरफ जाएगा। जब वो बाहर चोरी करेगा, घर की चोरी तो माफ कर देते हैं, बाहर वाले माफ करते हैं, उस चोरी को नहीं माफ करते, तो वो क्या होगा, एक मुजरम बनेगा। अब वही चोर जो है बाद में राजनी डाके वहां तक पहुंचेगा, और माशरा में कोई लोग उसे एक्सेप्ट करते हैं, कोई उसके साथ अपना ताल्लुक जाहिर करने की कोशिश करता है, नो, वो एक सोशल स्टिग्मा बन चुका होता है, और उसकी एक्सेप्टेंस जो है वो माशरे में ख़त्म हो जाती है। Most narcotic addicts get involved in various types of crimes: robbery, shoplifting, burglary, embezzlement,
अब धोखाधड़ी वो भी इसी में शामिल है। ड्रग एडिक्ट्स में कमिट violent crimes since so many become psychic patient। बहुत सारे तो नफ्सियाती मरीज़ बन जाते हैं। अमूमन जितने भी लोग आप नशई देखते हो वो नफ्सियाती मरीज़ बन चुके होते हैं। The addicts are very weak in their social behavior. They face social stigma. The society dislike them because of their unpredictable behavior। कोई भी बंदा उन पे एतबार करने के लिए तैयार नहीं, कोई बंदा उनके साथ चलने के लिए तैयार नहीं, तो वो एक मुआशरती बुराई बन के रह जाते हैं। ये तो थी बेटे हमारी एडिक्टिव ड्रग्स। अब दूसरी क्लास हमने ड्रग्स की पढ़ी थी, दैट वाज एंटीबायोटिक्स। What are antibiotics? Antibiotics are those drugs which are against bacteria। ये किसके खिलाफ होती हैं बेटे? बैक्टीरिया के खिलाफ। अब बैक्टीरिया के खिलाफ ये दो तरह से है, आइदर किल बैक्टीरिया और स्टॉप द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। कि या तो बैक्टीरिया को मार देती हैं या बैक्टीरियल ग्रोथ को ये रोक देती हैं। जो बैक्टीरिया को मार देती हैं उनको हमने क्या नाम दिया था? बैक्टीरियोसिडल, बैक्टीरियोसिडल एंटीबायोटिक्स। और जो बैक्टीरिया को ग्रोथ को रोक देती हैं दे वर कॉल्ड बैक्टीरियोस्टैटिक एंटीबायोटिक्स। एक बात। दूसरी बात, कोई एंटीबायोटिक अगर सिंगल टाइप ऑफ बैक्टीरिया के अगेंस्ट है, they are just antibiotic or a narrow spectrum antibiotic। और जो अगेंस्ट हैं, अगेंस्ट मैनी टाइप ऑफ बैक्टीरिया, दे आर टर्म्ड एज ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स। उन्हें हम क्या कहते हैं? ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स। हर जगह की इन्फेक्शन मखसूस बैक्टीरिया करते हैं। गले की इन्फेक्शन, फेफड़ों की इन्फेक्शन कुछ और तरह के बैक्टीरिया करेंगे। आपके स्टोमक, डाइजेस्टिव सिस्टम, इनकी इन्फेक्शन और तरह के बैक्टीरिया करेंगे। आपके रेस्पिरेटरी, आपके यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन जो हैं वो और तरह के बैक्टीरिया करेंगे। अब जो दवाई आप गले के लिए खा रहे हो वही दवाई आप यूरिनरी ट्रैक्ट के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते, वो एंटीबायोटिक आप नहीं इस्तेमाल कर सकते। अगर आप खाएंगे तो दैट इज़ नन ऑफ यूज़, तो वो फिर किसी इस्तेमाल में नहीं आ रही होती, क्योंकि वो उन टाइप की बैक्टीरिया के ख़िलाफ़ है ही नहीं। और ऐसी एंटीबायोटिक्स जो इन सारी को कवर करे या इनमें से कुछ, तो दैट एंटीबायोटिक विल कॉल्ड एज ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स, कि ये एक से ज़्यादा तरह के बैक्टीरिया के अगेंस्ट है। इसको हम कहेंगे कि ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है। अब बेटे इनकी अगर हम टाइप्स देखें तो पहली टाइप दैट आर सेफलोस्पोरिन्स।
अब इन एंटीबायोटिक्स की ग्रुपिंग जो है इनके फंक्शनल ग्रुप्स की बेस पे की गई है, इनकी क्लासेस की बेस पे की गई है। सेफलोस्पोरेंस इंटरफेयर विद द सिंथेसिस ऑफ बैक्टीरियल सेल वॉल। ये बैक्टीरिया को कैसे इंटरफेयर विद सिंथेसिस ऑफ बैक्टीरियल सेल वॉल। अब सेल वॉल जो था वो क्या काम कर रहा थी कि वो बैक्टीरिया को प्रोटेक्ट कर रही थी। जब सेल वॉल ही नहीं रहेगी तो बैक्टीरिया प्रोटेक्टेड रहेगा? नो। तो वो जल्दी लायबल होगा अपनी डेथ के लिए। एंड आर सो दे आर बैक्टीरियोसिडल। तो इसलिए सेफलोस्पोरिन जो हैं ये क्या होंगी? बैक्टीरियोसिडल होंगी, दैट किल बैक्टीरिया। अब बेटे ये इस्तेमाल कहाँ कहाँ पे होती हैं? टू ट्रीट निमोनिया, सोर थ्रोट, टॉन्सिलाइटिस, ब्रोंकाइटिस। किस किस लिए? निमोनिया के लिए, टॉन्सिलाइटिस, ब्रोंकाइटिस और सोर थ्रोट। मतलब ये आपकी इस जगह के लिए। टॉन्सल्स भी यहाँ पे होते हैं। आपका ये आ गया, विंड पाइप आ गया, आपके ब्रोंकाई आ गए। गला ख़राब होना क्या होता है? यहीं पे दर्द हो रहा होता है। तो ये हमारी अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस जो होती हैं उनको कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल होती हैं। नेक्स्ट क्लास आ गई बेटे टेट्रासाइक्लिन्स। अब पहली बात क्या लिखी हुई है इसके लिए? दे आर ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स। मतलब ये एक से ज्यादा तरह की बैक्टीरिया के खिलाफ है। अब दे आर बैक्टीरियोस्टैटिक, मतलब दे लिमिट द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। ये बैक्टीरियल ग्रोथ को रोक देती हैं। कैसे? दे इनहिबिट बैक्टीरियल प्रोटीन सिंथेसिस। ये उनके अंदर प्रोटीन की तैयारी को रोक देती। इनहिबिट प्रोटीन सिंथेसिस। अब जब प्रोटीन सिंथेसिस बेटे उनके अंदर नहीं होगी, इट मीन्स उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स, उनकी खूबियाँ, उनकी ट्रेड्स वो भी जाहिर नहीं होंगी और वो अपनी तादाद आगे नहीं बढ़ा सकेगी। टेट्रासाइक्लिन्स आर यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ इन्फेक्शन ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, यूरिनरी ट्रैक्ट, इंटेस्टाइन। अब ये एक से ज़्यादा तरह की इन्फेक्शंस के लिए इस्तेमाल हो रही हैं। किस किस में बेटे? रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस और इंटेस्टिनल इन्फेक्शंस। अब ये हो मुख्तलिफ बैक्टीरिया की वजह से रही हैं, लेकिन इनको कवर अप जो है वो एक ही एंटीबायोटिक का ग्रुप जो है वो कर रहा है। दे आर टेट्रासाइक्लिन्स। Tetracyclines are not used in children under the age of 8। 8 साल से कम उम्र के बच्चों को ये नहीं दी जाती। एंड स्पेसिफिकली ड्यूरिंग पीरियड्स ऑफ टूथ डेवलपमेंट, और ख़ास तौर पे जब बच्चों के दांत जो हैं वो टूट के नए आ रहे होते हैं तब उनको नहीं दी जाती।
अब बेटे सल्फा ड्रग्स या सल्फोनामाइड्स, एंटीबायोटिक का ही तीसरा ग्रुप, इन्हें सल्फा ड्रग्स या हम क्या नाम देते हैं, सल्फोनामाइड्स। अब ये प्योरली लेबोरेटरी के अंदर तैयार की जाती हैं, दैट्स वाई दे आर सिंथेटिक एंटीबायोटिक्स या सिंथेटिक ड्रग्स। ये कैसी हैं, सिंथेटिक हैं। सिंथेटिक से मुराद लेबोरेटरी के अंदर तैयार की जाती हैं। अब इनको सल्फा ड्रग्स या सल्फोनामाइड क्यों कहा जाता है, बिकॉज दे कंटेन फंक्शनल ग्रुप सल्फोनामाइड। सल्फोनामाइड्स आर ब्रॉड स्पेक्ट्रम बैक्टीरियोस्टैटिक एंटीबायोटिक। अब इनमें भी यही खूबी है, दे आर आल्सो ब्रॉड स्पेक्ट्रम and they are bacteriostatic, मतलब ये भी बैक्टीरियल ग्रोथ को लिमिट करती हैं, रोक देती हैं। दे इनहिबिट द फॉलिक एसिड सिंथेसिस इन बैक्टीरिया। फॉलिक एसिड उनका स्ट्रक्चरल कंपोनेंट है बैक्टीरिया का, जिस तरह प्रोटीन उनका स्ट्रक्चरल कंपोनेंट भी था। तो ये इनहिबिट द प्रोडक्शन ऑफ फॉलिक एसिड इन बैक्टीरिया, जो कि उसका स्ट्रक्चरल कंपोनेंट है। दे आर यूज्ड टू ट्रीट निमोनिया एंड यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस। चूंकि ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक हैं, इसलिए ये एक से ज़्यादा तरह की इन्फेक्शंस के अगेंस्ट इस्तेमाल हो सकती हैं, लाइक निमोनिया एंड यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस। अब बेटे हमने कुछ एहतियातें पढ़ी थी कि एंटीबायोटिक को डॉक्टर की हदायत के मुताबिक इस्तेमाल किया जाए। एक दूसरा, एंटीबायोटिक जितने दिन डॉक्टर कहे उतने दिन इस्तेमाल किया जाए। तीसरा, जिस कैपेसिटी या ताकत या स्ट्रेंथ की एंटीबायोटिक प्रेस्क्राइब हो वही एंटीबायोटिक खाई जाए। चौथा, जो जैद को इन्फेक्शन है और उसने मेडिसिन ली वही मेडिसिन बक्कर अपनी इन्फेक्शन में इस्तेमाल ना करे। अब उसकी वजह क्या थी, इन एहतियातों की वजह क्या है, क्यों कहा जाता है ऐसा ना किया जाए। बैक्टीरिया की एक एबिलिटी है, दे प्रोड्यूस रेजिस्टेंस अगेंस्ट एंटीबायोटिक्स। बैक्टीरिया अपने अंदर ये खूबी रखते हैं जेनेटिक मटेरियल में कि अगर एक ही एंटीबायोटिक के साथ उनका इंटरेक्शन होता रहे तो वो उसके ख़िलाफ़ मुज़ाहमत पैदा कर लेते हैं अपनी नई स्पीशीज़ के अंदर, नए मेंबर्स के अंदर। मैं मिसाल देता हूँ, गला ख़राब हुआ, आपने एक हल्की फुल्की एंटीबायोटिक खाई, आपको आराम आ गया। फिर गला ख़राब हुआ, फिर वही एंटीबायोटिक खाई, हो सकता है आराम आ जाए। फिर गला ख़राब हुआ, आप फिर वही एंटीबायोटिक और उसी कैपेसिटी की एंटीबायोटिक खाओगे, हो सकता है आराम ना आए। अब ये क्या हुआ, पहली 2 दफ़ा तो आ गया था, अब तीसरी दफ़ा भी आ जाना चाहिए था, क्यों नहीं आया?
बैक्टीरिया ने अपने जेनेटिक मेकअप में ऐसी तब्दीलियां कर ली जो उस एंटीबायोटिक के लिए रेजिस्टेंट हो गए। वो एंटीबायोटिक उन्हें अब कुछ नहीं कह रही, उससे ज़्यादा कैपेसिटी की खाएंगे या कोई एंटीबायोटिक का साल्ट चेंज करके खाएंगे तो फिर आराम आएगा, नहीं तो आराम नहीं आएगा। अब बैक्टीरिया की ये खूबी प्रोड्यूस हम कर रहे हैं। कैसे? हम अभी बीमारी कोसों दूर होती है, जो बहुत सेंसिटिव लोग हैं वो फौरन से एंटीबायोटिक्स खाना शुरू कर देते हैं। अब उससे क्या होता है, बार बार जब आप एंटीबायोटिक्स खाते जा रहे हो, आप अपने जिस्म में मौजूद बैक्टीरिया को रेजिस्टेंट कर रहे हो एंटीबायोटिक से। अब जब आपको कोई सीरियस इन्फेक्शन या आपको सीरियस नीड होगी तो तब उससे आला दर्जे की एंटीबायोटिक आप खाओगे तो उससे आराम आएगा। उससे कम दर्जे की या कम कैपेसिटी की या कम स्ट्रेंथ की एंटीबायोटिक खाने से आपको आराम नहीं आएगा। अब ये तो बात होगी कि डॉक्टर से मशवरा करके खाना चाहिए। जो फॉरेन कंट्रीज़ हैं, डेवलप्ड कंट्रीज़ की मैं बात कर रहा हूँ। फॉरेन से मुराद मेरा यही नहीं होता कि तमाम मुल्क, नहीं, हमसे गई गुजरी सेहत के हालात वाले मुल्क भी हैं, सो कॉल्ड डेवलप्ड हैं, लेकिन हेल्थ फैसिलिटीज़ उनमें इल्म ना होने की वजह से बहुत कम है। फॉरेन कंट्रीज से मुराद मेरा डेवलप्ड कंट्रीज़ होते हैं जहाँ पे हर चीज़ का कोई ना कोई मैकेनिज़्म मौजूद होता है। मोशन, उल्टियाँ, वॉमिट या आपकी कोई और बीमारी, उसका इंतज़ार किया जाता है कि कब इसको एंटीबायोटिक, पहले सिर्फ सिम्टम्स को ट्रीट किया जाता है। उल्टियाँ आनी शुरू हो गई, फ़ौरन से एंटीबायोटिक स्टार्ट नहीं की जाएगी, सिर्फ उल्टियों को रोका जाएगा। मोशन लग गए, हमारे यहाँ तो मोशन लगे हैं, आप एक दिन की या आधे दिन की कंप्लेन के साथ भी जाओगे किसी डॉक्टर के पास भी, वो फ़ौरन कहेगा इसे नोविडेट, फ्लैजल, फलां साथ रिंगर लैक्टेट ड्रिप लगाओ जी। वो डॉक्टर साहब को पता है कि ये तकरीबन मेरे पास 6-7 हज़ार का नुस्खा आ गया है, अब इसको वैसे खाली हाथ ना मैं जाने दूं। अब वो अपने 6-7 हज़ार के चक्रों में क्या कर रहा है कि वो 2-3-4 दफ़ा तो बेचारा भुगत लेगा, उसके बाद उसको इस ट्रीटमेंट से आराम नहीं आना। डेवलप्ड कंट्रीज में क्या होता है, वो लोग वेट करते हैं अनटिल एंड अनलेस वो कंडीशन सीवियर ना हो जाए, उससे पहले खुद अपना इम्यून सिस्टम उस बीमारी पर ओवरटेक कर सके। जो डेफिशिएंसीज हैं वो देते हैं, वो कहते हैं इन्हें ORS पिलाएं जाके घर, मिनरल वाटर दें, ORS दें, जस्ट इसको एंटीबायोटिक की ज़रूरत नहीं है। अभी जो डेफिशिएंसीज हो रही हैं वो पूरी करें, इनको इंजेक्टेबल पे जाने की ज़रूरत नहीं है, इनको एंटीबायोटिक की ज़रूरत नहीं है। वो लोग आहिस्ता आहिस्ता उन चीज़ों के इम्यून हो जाते हैं। आपने देखा होगा ये जो टपरीवास है, झोंपड़ियों में रहने वाले लोग, इनके बच्चे सीधी सर्दी में भी नंगे पांव फिर रहे हैं, जिस्म पे कोई कपड़ा नहीं होता, अलफ नंगे फिर रहे होते हैं। ऐसा ही है, उनको तो सर्दी भी नहीं लगती, उनको तो सर्दी भी नहीं लगती, उनके इम्यून सिस्टम इस हद तक डेवलप कर चुके हैं। वो गंदे हाथों से जो मर्जी खा पी रहे होते हैं। हम अपने बच्चों के हाथ धुलाते धुलाते डॉक्टरों के पास लेके फिरते रहते हैं कि आओ जी बुखार हो गया, आओ जी मोशन लग गया, आओ जी उल्टियाँ आनी शुरू हो गई, साफ सुथरे रख के भी। उसकी वजह क्या है? उनकी इम्यूनिटी डेवलप नहीं हुई। ये मेरी दूसरी बात। तीसरी बात मेरी कि डॉक्टर जिस दिन तक कहे उस दिन तक एंटीबायोटिक खाएं, अपनी मर्जी से या इन्फेक्शन से आराम आने के फौरन बाद उसको छोड़ ना दे। उसकी क्या रीज़न है? बेटे, बैक्टीरियल ग्रोथ का अगर हम एक ग्राफ ड्रा करें और साथ हम डिजीज़ देखें कि वो कब स्प्रेड होती है या वो अपनी सिम्टम्स शो करती है,
आप फॉर एग्जांपल 0 हैं, इधर बैक्टीरिया ले लेते हैं और इधर हम सीवियरिटी ऑफ इन्फेक्शन ले लेते हैं। बैक्टीरिया फौरन से लाखों की तादाद में आपके जिस्म में दाखिल नहीं होते। कोई एक आधा बैक्टीरिया या कुछ 100 बैक्टीरिया आपके जिस्म में दाखिल हुए, वो पहले अपनी तादाद बढ़ाएंगे। जब वो अपनी तादाद बढ़ाएंगे उसके बाद इस लेवल पे आके हो सकता है आपको उसकी अलामात जो उसने चंद चढ़ाना है, सिम्टम्स, वो आपको नज़र आनी शुरू हो। खांसी होना शुरू होगी अगर फॉर सपोज हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन का कोई बैक्टीरिया चला गया। अब इससे ज़्यादा होगा तो हो सकता है आपको साथ फीवर हो, आपको साथ खांसी आए, बलगम आए। अब हम तब क्या करेंगे कि तब हम किसी डॉक्टर के पास जाएंगे, हम मेडिसिन लिखवाएंगे। अब उससे क्या होता है कि ये बैक्टीरिया यहाँ पे एंटीबायोटिक हमने स्टार्ट कर दी इस लेवल पे, ये बैक्टीरियल ग्रोथ क्या होगी, कम होना शुरू हो जाएगी आहिस्ता आहिस्ता। एक खुराक खाई, 2 खाई, उससे कम होगी, तीसरी खाई। मर्जी के टाइम भी नहीं रखने चाहिए। सुबह शाम का है तो सुबह और शाम का टाइम फिक्स करें कि सुबह मैंने 8 बजे खाई है, शाम को मैंने 8 बजे खानी है। इससे ये मुराद नहीं, सुबह से मुराद कि मैं 11 बजे सुबह मेरी होगी, मैं 11 बजे खा लूँ। आज शाम को 6 बजे मेरा दिल किया एंटीबायोटिक खाने को, मैं 6 बजे खा लूँ। अगले दिन मैं जल्दी उठ गया था, मैंने फजर पढ़ के नाश्ता करके एंटीबायोटिक खा ली, 7 बजे तक मैंने एंटीबायोटिक खा ली। शाम को मेरा टाइम नहीं लगा जी, मैं रात को 11 बजे एंटीबायोटिक खा लूँ, उसका भी कोई फ़ायदा नहीं होता। वो भी आप अपनी बीमारी को बहला फुसला रहे होते हो, आप अपनी बीमारी को ट्रीट नहीं कर रहे होते। आपने जो भी टाइम करना होता है वो एक फिक्स करना होता है। अगर आपके पास आपकी मेडिसिन ओडी भी है, ओडी से मुराद वंस अ डे, तब भी आपने उसका टाइम फ्रेम जो है वो नोट करना है कि अगर मैं शाम को 8 बजे खा रहा हूँ, मैं अगले दिन भी शाम 8 बजे खाऊं ताकि मेरे 24 घंटे पूरे हो। अगर मैं 12 बजे दोपहर को खा रहा हूँ, मैं अगले दिन भी 12 बजे दोपहर को खाऊं ताकि मेरे 24 घंटे पूरे हों। ऐसा नहीं होगा कि एक दिन में खानी है, चलो आज मैं रात को 8 बजे खा लेता हूँ, सुबह मैं सुबह उठ के 8 बजे खा लूँगा, फिर मैं अगले दिन उस दिन की भी होगी मेरी, अब मैं अगले दिन शाम को 8 बजे खा लूँगा। सर उसका कोई फ़ायदा नहीं। मेडिसिन आपने वैसे खानी है एज यू हैव बीन टोल्ड बाय योर डॉक्टर, फिजिशियन। अब जब एंटीबायोटिक आपने इस्तेमाल कर दी, उसका लेवल कम होना शुरू हो गया। अब क्या होगा कि वो इस लेवल से नीचे चला जाता है। अब यहां पर अलामतें आनी शुरू हुई थी, वो मैं मजीद डिटेल में नहीं जाता इसकी, वो आपके लेवल पर आपको बिल्कुल ही समझ नहीं आएगी कि बैक्टीरियल ग्रोथ की फेजेस होती हैं, लैग फेज, लॉग फेज। अब उन फेजेस को अगर मैं डिस्कस करूंगा तो फिर आपके लिए मुश्किल हो जाएगा, आप समझना मुश्किल हो जाएगा। अब यहां पर अलामतें आनी तो बंद हो गई, आप समझते हो मैं ठीक हो गया। डॉक्टर साहब ने 5 दिन की मेडिसिन लिख के दी है, आपने 3 टाइम खाई, बैक्टीरियल ग्रोथ यहां पे आ गई, आप कहते मैं ठीक हो गया, मेडिसिन को अल्लाह हाफिज बोल देते हो। अब क्या होगा, अब यहां से जब बूस्ट अप होगा बैक्टीरिया का, 0 से हुआ था तो यहां तक पहुंची थी अलामतें, जब यहां से वो बैक्टीरिया बूस्ट अप लेंगे तो अब यहां पर पहुंचेंगे। अब बैक्टीरिया, अब डिजीज सीवियरिटी क्या होगी, बढ़ जाएगी। इसलिए अपनी मर्जी के टाइम और अपनी मर्जी की डिसकंटिन्यूएशन जो है मेडिसिन की वो नहीं करनी। फिर आप खानी शुरू कर दो, फिर ज़रा कम हो आपको, नहीं सर आपने ये बैक्टीरियल ग्रोथ जो है वो यहाँ पर लाके छोड़नी है, और यहाँ पर वो तभी आएगी जब एक सच्चा ईमानदार फिजिशियन आपको एग्जैक्टली मेडिसिन देगा और बताएगा कि इतने दिन आपने खानी है।
अब ताली दोनों हाथों से बज रही है ना। हम भी 2 नंबर मिर्चें दूध बेच के लेके जाते हैं पैसे डॉक्टर साहब के पास, मुझे 1 नंबर दवाई दे दें, और डॉक्टर साहब भी फिर आपसे ही मिर्चें और दूध खरीदते हैं, वो भी फिर आप जैसे ईमानदार मिलेंगे। वो भी कहेंगे कि मेरी मन पसंदीदा ब्रांड की दवाई आपने 11 दिन खानी है तो फिर आप ठीक हो गए। वो फिर ताली दोनों हाथों से बजती है। ठीक हो गया। अगर आप हक हलाल का पैसा लेके जाओगे, फीस दोगे, और फिर आपको भी हक हलाल का ईमानदार डॉक्टर ही मिलेगा। वो आपको बताएगा कि ये एक अच्छी माइनर सी हल्की सी एंटीबायोटिक है, ये आप खाएं और इतने दिन के लिए आप खा लें, इंशाल्लाह ताला आप ठीक हो जाएंगे। लेकिन यू हैव टू ओबे योर फिजिशियन, उसके मुताबिक आपको चलना पड़ेगा। ये 1 दिन की खुराक दे दें मेडिकल स्टोर से जाके, फार्मेसीज पे जाके, ये 1.5 दिन की मुझे खुराक दे दें, ये 3 खुराकें मुझे दे दें, मेरा गला ख़राब है, ये काम छोड़ दें खुदारा, ये आप अपने साथ दुश्मनी कर रहे हैं। वो 1 दिन की खुराक, 2 दिन की खुराक या 3 खुराकें, वो अल्लाह के फजल के साथ आपको बहुत स्ट्रॉन्ग एंटीबायोटिक दे दी जाती है। उसको सिर्फ ये पता है कि ये एंटीबायोटिक ख़त्म कर देती है इस बीमारी को, लेकिन उसको ये नहीं पता कि अगर इसी की बीमारी की सीवियरिटी बढ़ी तो फिर ये कौन सी एंटीबायोटिक खाएगा जिससे इसको आराम आए। वो साथ स्टीरॉयड की 1 आधी देगा, एंटी एलर्जी का आपको 1 आधी ऐड कर देगा टैबलेट साथ, और साथ आपको एक बहुत स्ट्रॉन्ग एंटीबायोटिक दे देगा कि लो जी ये खाएं और आप इंशाल्लाह ठीक हो जाएंगे। लेकिन सर वो आपकी सेहत के लिए, आपकी अपनी ज़ात के लिए वो बेहतर नहीं है प्रैक्टिस। खुदा ना खास्ता ज़िंदगी में फिर कभी आपकी ऑपरेशन या सर्जरी हो, तब आपको फिर वो डॉक्टर सोचने बैठ जाएगा कि अब मैं इसको कौन सी एंटीबायोटिक दूं। अब यही हो चुका है ना हमारे मुआशरे के अंदर। हमने बैक्टीरियल ग्रोथ या बैक्टीरियल रेजिस्टेंस जो है एंटीबायोटिक के अगेंस्ट इस हद तक ले के जा चुके हैं कि अब हल्की सी भी कोई आपको बीमारी होती है तो वह हल्की फुल्की एंटीबायोटिक से आराम नहीं आता। उसके लिए डॉक्टर को आपको इंजेक्टेबल और बड़े हाई लेवल के इंजेक्टेबल एडवाइस करने पड़ते हैं कि ये खाएं या ये लगाएं तो फिर आराम आएगा। तो अगर हम अपने इम्यून सिस्टम को ज़रा डेवलप हो लेने देते, हम हल्की फुल्की एंटीबायोटिक्स पे रहते और हम डॉक्टर्स के मशवरे के मुताबिक, फिजिशियंस के मशवरे के मुताबिक अगर हम चलते रहते तो फिर हमारी नौबत ये ना आती। और फिर मैं वही बात करूँगा कि ताली फिर भी दोनों हाथों से बजती है। कुछ डॉक्टर्स तो फिजिशियंस तो चलो किसी लालच में कोई ख़ास ब्रांड इंट्रोड्यूस करवाते हैं। कुछ फिजिशियन ऐसे भी हैं जो अपनी मशहूरी के लिए कि मैं ऐसी इसको दवाई लिख के दूं कि ये फ़ौरन से ठीक हो जाए और अगले 10 बंदों को भी बताए जाके कि मैं फ़लाँ डॉक्टर के पास गया था, मैं 2 खुराकों से ठीक हो गया। वो इसलिए भी बड़ी हाई ग्रेड एंटीबायोटिक्स जो हैं वो लिख देते हैं। अब उसमें अल्टीमेटली बेड़ा गर्क पेशेंट का हो रहा होता है। अल्टीमेटली बेड़ा गर्क किसका होना है? पेशेंट का ही होना है कि नेक्स्ट टाइम उसी टाइप की इंफेक्शन जब उसको होगी फिर वो कौन सी एंटीबायोटिक लेगा। अब आम बच्चे जो है छोटे, आपकी एज के बच्चे, इनको इंजेक्टेबल से कम आराम नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा? गला खराब होता है, आपके बुखार तक पहुंचता है और साथ फिर इंजेक्शन लगना शुरू हो जाते हैं। पेट खराब होता है, इंजेक्टेबल से कम आपको आराम नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा? वजह दोनों तरफ मौजूद है, हमारी साइड्स पे भी है और हमारे फिजिशियंस की तरफ भी है।